नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 16 अक्टूबर 2024 है। दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगा उपचुनाव। 23 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। 5 विधायक सांसद बन चुके, 2 का निधन हो चुका। बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। इसी के साथ ही गहलोत सरकार में बने नए जिले फिलहाल नहीं होंगे खत्म। उपचुनाव की घोषणा से मिले बड़े संकेत। इसी के साथ ही उपचुनाव की घोषणा के साथ राजस्थान के 7 जिलों में आचार संहिता लागू। मंत्री और अफसरों पर लग गई कई पाबंदियां। वहीं दोस्तों डोटासरा पर बीजेपी प्रभारी का सायराना तंज, बोले पांव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी मानने को तैयार नहीं। वहीं दोस्तों राजस्थान से ज्यादा पड़ोसी राज्य हरियाणा में मिल रहे बुजुर्गों को पेंशन। हरियाणा में 3000 और दिल्ली में 25 रुपए है पेंशन। क्या राजस्थान में भी बढ़नी चाहिए बुजुर्गों की पेंशन? बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। इसी के साथ ही राजस्थान में 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के साथ दांव पर लग गई इन 7 दिग्गजों की प्रतिष्ठा। किसकी सियासत रंग लाएगी? बताएंगे दोस्तों आपको राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। दोस्तों आवश्यक दवाओं पर 50% की बढ़ोतरी हुई। अस्थमा और टीबी रोगियों पर सीधा असर, बढ़ गए हैं दवाओं के दाम। वहीं दोस्तों विस्फोटक की धमकी मिली। जयपुर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे। दमाम से लखनऊ के लिए उड़ान भरी थी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, कुछ लोग अराजकता के चैंपियन, संवैधानिक पदों पर ऐसे भी लोग जिन्हें देश और कानून की परवाह ही नहीं। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ लोग अराजकता के चैंपियन हैं। स्वार्थ से प्रेरित ये लोग छोटे से लाभ के लिए राष्ट्रीय एकता का बलिदान दे रहे हैं। वे हमें जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर बांटना चाहते हैं और ये ताकतें भारत के सामाजिक सद्भाव से समझौता करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। हमारा साझा सांस्कृतिक हेरिटेज पर कुठारघात करके उसको हमारी कमजोरी बताने का प्रयास किया जा रहा है। उसके तहत देश का नुकसान करने की योजना बनी हुई है। ऐसी ताकतों पर वैचारिक और मानसिक हमला होना चाहिए। धनखड़ जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन स्तर में बोल रहे थे। चलिए दोस्तों अगली खबर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगी वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। 5 विधायक सांसद बन चुके हैं, 2 का निधन हो चुका है। देखिए राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, 84, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर इन सीटों पर फिर से इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीटें विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हैं। माइनिंग में 50,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन करने की तैयारी। अब तक साइन हो चुके हैं 44,000 करोड़। देखिए प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा इन दिनों यूके और जर्मनी के दौरे पर है। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले सीएम विदेशों में जाकर निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे राजस्थान में वो निवेश करे। वहीं माइंस विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित माइंस और पेट्रोलियम सेक्टर के राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के प्री समिट में 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के MOU हस्ताक्षरित कराए जाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट में अब तक आयोजित रोड शो आदि में माइनिंग सेक्टर के 44,721 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हस्ताक्षरित हो चुके हैं। जयपुर जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समारोह का हुआ आयोजन। जल, जंगल, जमीन बचाने वालों के उत्थान को लेकर हुई चर्चा। देखिए जयपुर जवाहर कला केंद्र में बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रोमा विश्वविद्यालय आभासी अनुसंधान संस्थान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने शिरकत की। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. वाजपेयी ने बताया कि इस सांस्कृतिक समारोह का उद्देश्य जितनी भी जनजातियों में सरकार का जो भी सेक्टर चल रहा है, जो दूर दराज में रह रहे हैं, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन बचा रखी है, संस्कृति की धरोहर को बचाए रखा है, उन पर हमारा फोकस है। उनको कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे उनका सहयोग करें। SI भर्ती रद्द करने पर कोई फैसला नहीं हुआ। मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। कानून मंत्री बोले सीएम करेंगे निर्णय। देखिए सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने सीएम भजनलाल शर्मा को अपनी रिपोर्ट भेज दी। अब भर्ती रद्द करने अथवा नहीं करने पर फैसला सीएम के स्तर पर होगा। सीएम के जर्मनी दौरे से लौटने के बाद इस पर फैसला होगा। मंत्रियों की कमेटी ने फैक्ट के साथ रिपोर्ट और एक्सपर्ट की अलग अलग राय भी दी है। कमेटी के संयोजक और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश से इनकार किया। पटेल ने कहा कि हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर फैसला लेगी। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि निर्णय करने का अधिकार हमारा नहीं, हमने निर्णय करने के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है। उसमें ये तथ्य भी है कि अनेक अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा में पास हुए होंगे। उनको अनेक लोग ऐसे हैं जो डमी कैंडिडेट बैठाकर और नकल करके सफल हुए। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर फैसला लेगी। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।
गहलोत सरकार में बने नए जिले फिलहाल नहीं होंगे खत्म, उपचुनाव की घोषणा से मिले बड़े संकेत। देखिए, राजस्थान में पूर्व की गहलोत सरकार में 17 नए जिले बनाए गए थे। वहीं वर्तमान की भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के 17 नए जिलों का रिव्यू करने का आदेश दिया था। इस पर एक विशेष कमेटी भी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट भी तैयार की है। इसके बाद नए जिलों को खत्म करने की चर्चा और बढ़ गई है। वहीं जिलों को खत्म करने की चर्चा के बाद इसका कई जिलों में विरोध भी शुरू हो गए। इस बीच चुनाव आयोग ने ऐसे संकेत दिए हैं जिसके बाद माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार उन 17 जिलों को खत्म अभी नहीं करने वाली। वहीं चुनाव आयोग ने राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद उनसे संबंधित जिलों में आचार संहिता लागू की गई है। चुनाव आयोग ने जिन जिलों में आचार संहिता लागू की है उनमें उन जिलों को शामिल नहीं किया गया जिसे भजनलाल सरकार खत्म करने का फैसला कर रही थी। यानी चुनाव आयोग की नजर में अभी भी वो जिले ही हैं। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजस्थान के 7 जिलों में आचार संहिता लागू, मंत्री अफसरों पर लग गई कई पाबंदियां। देखिए, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। बीती शाम नई दिल्ली से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद बीती शाम 6 बजे से जयपुर में राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन ने उपचुनाव के संबंधित विस्तृत जानकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सभी संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लगने की घोषणा भी की। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में आचार संहिता लागू नहीं होगी। आचार संहिता केवल चुनाव क्षेत्र के राजस्व जिलों में लागू होगी, जैसे झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, सुलुम्बर, डूंगरपुर में आचार संहिता लागू होगी। वहीं दोस्तों, अब उपचुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। विजयवर्गीय एक बार फिर नशे पर खुलकर बोले। इंदौर में कहा, मुख्यमंत्री जी, ड्रग्स तस्करों के तार राजस्थान से जुड़े हैं, मेरे पास नाम और पते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। इस कारोबार के पीछे कौन लोग हैं, उनके नाम और पते भी मुझे पता है। मध्य प्रदेश पुलिस ने चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन चोर की मां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मध्य प्रदेश को बचाना है तो चोर की मां तक भी पहुंचना जरूरी है। अगर लॉरेंस बिश्नोई दोषी है तो सलमान खान भी दोषी है, बिश्नोई समाज ने साफ किया अपना पक्ष। देखिए दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस से बिश्नोई समाज द्वारा किनारा किए जाने की खबर सामने आई है। इसके बाद बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई का बयान सामने आया। अध्यक्ष ने मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए उनके बयान पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज 29 नियमों का पालन करता है और अहिंसा का समर्थक है। हम अपराध करने वालों को फेवर नहीं करते। मैंने ये नहीं कहा कि लॉरेंस से बिश्नोई समाज ने किनारा कर लिया, ये झूठ है। इसके साथ ही मैंने कहा था कि सलमान खान भी हमारी नजर में दोषी है। अगर लॉरेंस दोषी है तो सलमान खान भी दोषी है। वहीं उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि मैंने मीडिया से आग्रह किया है कि हिंदुस्तान में हमारी 75 लाख की जनसंख्या है। 1-2% सभी समाजों में अपराधी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिश्नोई गैंग बोलो, इससे हमारे समाज की इमेज डाउन होती है। अध्यक्ष ने कहा कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं, हम पेड़ों की रक्षा करने वाले हैं। हमारे 363 लोग शहीद हो गए पर्यावरण के लिए। हम वन्य जीवों के लिए शहीद हो जाते हैं। हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इसलिए अगर आप बिश्नोई गैंग लिखते हो तो ये बहुत बुरी बात है। किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी के बाद सरकार का यू-टर्न, 3 तबादला सूची निरस्त। देखिए दोस्तों, राजस्थान में किरोड़ीलाल के एक्शन के बाद शिक्षा विभाग ने 40 प्रिंसिपल में 3 तबादला सूचियों को निरस्त कर दिया। आरोप है कि प्रिंसिपल की सूची में 40 में से 27 मीणा समाज के कर्मचारियों का तबादला गृह जिला दौसा से बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा कर दिया। इससे नाराज होकर किरोड़ीलाल मीणा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर नाराजगी जताई और अविलंब रद्द करने की मांग की थी। आरोप है कि SC/ST समाज के कर्मचारियों का तबादला 600 किलोमीटर दूर कर दिया। डोडासरा पर बीजेपी प्रभारी का सायराना तंज, बोले पांव के नीचे जमीन नहीं, ये कमाल है, इन्हें फिर भी यकीन नहीं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव की तारीख जारी होते ही कहा कि निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश की जनता 10 महीने से कुशासन झेल रही है। चुनाव में जन विरोधी भाजपा की पर्ची सरकार को कड़ा सबक सिखाएगी। इसके बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने डोटासरा पर पलटवार किया। उन्होंने एक शायरी शेयर करते हुए कहा कि इनके पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि इन्हें फिर भी यकीन नहीं। महाराष्ट्र चुनाव में एक साथ काम करेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत। कांग्रेस ने पूर्व सीएम को मुंबई और कोंकण और सचिन पायलट को मराठवाड़ा संभाग के सीनियर ऑब्जर्वर का जिम्मा दिया। देखिए दोस्तों, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अब कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारी दे दी है। गहलोत और पायलट को महाराष्ट्र चुनाव में संभाग लेवल पर सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। अशोक गहलोत को डॉक्टर जी परमेश्वर के साथ मुंबई और कोंकण संभाग के सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट को उत्तम कुमार रेड्डी के साथ मराठवाड़ा संभाग के सीनियर ऑब्जर्वर का जिम्मा दिया गया है। अशोक गहलोत हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर भी थे। पायलट को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक बनाया गया था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अब दोनों ने
नेता महाराष्ट्र चुनाव में भी काम करेंगे। दोनों को महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक बनाया जाना भी तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव में ग्राउंड लेवल पर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए अब संभाग लेवल पर सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आमतौर पर विधानसभा चुनाव में स्टेट लेवल पर सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी जाती है। गहलोत और पायलट जैसे नेताओं को संभाग लेवल की जिम्मेदारी देकर सीनियर ऑब्जर्वर बनाना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। इसे कांग्रेस के माइक्रो मैनेजमेंट से जोड़कर भी देखा जा रहा है। थर्ड ग्रेड के शिक्षकों से बैन हटा, इन शिक्षकों का तबादला होगा। देखिए राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 8 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले किए हैं। हालांकि प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर रोक है, इसके बावजूद तबादले किए गए। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादलों से रोक हटा सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने बीते दिन स्कूल लेक्चरर और प्रिंसिपल के बम्पर तबादले किए थे। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का दावा, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी भाजपा। देखिए राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की डेट का ऐलान हो गया। उपचुनाव की घोषणा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। गठबंधन के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि गठबंधन पार्टी आलाकमान करता है और इस पर कोई फैसला होता है तो उसकी पूरी पालना की जाएगी। डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर उसके पीछे 10 महीनों के कार्यकाल में लोगों के पूरी तरह निराश और परेशान हो जाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस कारण आगामी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एक भी सीट हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं उपचुनाव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को पर्ची सरकार बताते हुए कहा कि उसके पिछले 9-10 महीनों का जो कार्यकाल गया है उससे तो लोग पूरी तरह निराश और परेशान ही हैं। राजस्थान के 3,25,000 डेयरी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक खातों में ट्रांसफर हुई 92 करोड़ 41 लाख की अनुदान राशि। देखिए राजस्थान के 3,25,000 डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने शासन सचिवालय में डेयरी किसानों को दीपावली की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की 92 करोड़ 41 लाख रुपए की अनुदान राशि उनके बैंक खातों में सीधे ही डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी। इससे प्रदेश के लगभग 3,25,000 पशुपालक लाभान्वित होंगे। मीडिया से वार्ता करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य का भुगतान RCDF द्वारा किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत 5 रुपए के अनुदान राशि भी दुग्ध उत्पादकों को दी जा रही है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को दोगुना फायदा हो रहा है। इस योजना का लाभ सीधे दुग्ध उत्पादकों को उनके बैंक खातों के माध्यम से पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी सिस्टम द्वारा राशि हस्तांतरित की जा रही है। जयपुर डिस्कॉम का एक बड़ा तोहफा, विद्युत बिलों के भुगतान की तिथि बढ़ाई, जाने दोस्तों नई डेट। देखिए दोस्तों जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत बिलों के भुगतान की तिथि बढ़ा दी है। बिलिंग सर्वर डाउन होने और पेमेंट गेटवे में 14 अक्टूबर को तकनीकी समस्या आने की वजह से बिजली बिलों का भुगतान होने में दिक्कत आ रही थी। जयपुर डिस्कॉम ने बिजली बिलों के भुगतान की नई डेट घोषित कर दी है। बिजली बिलों की अवधि थी 14 अक्टूबर से बढ़ाकर 17 अक्टूबर कर दी गई है। उपभोक्ता अपने विद्युत बिल का बिना किसी पेनल्टी के 17 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप 17 अक्टूबर के बाद भुगतान करते हैं तो अब आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इसलिए 17 अक्टूबर तक आप अपना भुगतान कर दे, उसके बाद करने पर आप पे पेनल्टी लगेगी। राजस्थान का ये एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा 8 लेन का, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। देखिए जयपुर से किशनगढ़ हाईवे सड़क पर वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सड़क पर 2 लेन बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। जयपुर से किशनगढ़ हाईवे पर 8 लेन का सड़क मार्ग बनने से वाहन चालकों को इधर उधर आवागमन करने में सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान राजमार्ग पर लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिल सकेगी। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जयपुर से किशनगढ़ तक 8 लेन का हाईवे बनाने के लिए DPR बनाने की तैयारी में जुटी है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से किशनगढ़ हाईवे पर फ्लाईओवर पुलिया का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार DPR बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। DPR बनने के बाद केंद्रीय सड़क मंत्रालय को भेजकर अनुमति ली जाएगी। वहीं केंद्रीय सड़क मंत्रालय की हरी झंडी मिलते ही जयपुर से किशनगढ़ हाईवे सड़क पर 2 लेन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस समय जयपुर से किशनगढ़ हाईवे पर 6 लेन बनी हुई है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान से ज्यादा पड़ोसी राज्य में मिल रही बुजुर्गों को पेंशन राशि, हरियाणा में 3000 और दिल्ली में 2500 रुपए पेंशन। देखिए हमारे प्रदेश राजस्थान के मुकाबले पड़ोसी 4 राज्यों की सरकारें बुजुर्गों का ज्यादा ख्याल रख रही है। जी हां दोस्तों, ये सरकारें बुजुर्गों को 1.5 से लेकर 3000 रुपए तक वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, जबकि प्रदेश में तो इस साल पेंशन राशि बढ़ाने के बाद भी 1150 रुपए बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही, जो बीमार और बेसहारा बुजुर्गों के लिए उनके मुंह में जीरे के समान है। बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले ज्यादातर बुजुर्ग गरीब है, जिनके जीवन यापन के लिहाज से 1150
150 रुपए की पेंशन राशि बहुत कम है। सरकार को ये राशि कम से कम 4000 रुपए तो मासिक करनी चाहिए ताकि हर बुजुर्ग के भोजन और दवाओं की न्यूनतम आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो सके। दोस्तों, अगर हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ बुजुर्गों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है और दिल्ली में 2500 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी न्यूनतम 1500 रुपए बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है। तो ऐसे में हमारे प्रदेश राजस्थान में भी बुजुर्गों की पेंशन कम से कम 3000 रुपए तो होनी चाहिए। इस पर दोस्तों आपका क्या मत है? इस पर आपकी क्या राय? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। गुरुग्राम की तर्ज पर भिवाड़ी का होगा विकास, सीएस सुधांशु पंत ने दिए बड़े संकेत। देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भिवाड़ी को गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित करने के संकेत दिए। जयपुर में बीते दिन आयोजित प्री इन्वेस्टमेंट समिट में पंत ने कहा कि दिल्ली और गुरुग्राम के नजदीक होने के बावजूद भिवाड़ी का उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाया जिसकी जरूरत थी। यहाँ बहुत अच्छी संभावना है, इसलिए इस तरफ फोकस करना होगा। निवेशकों के लिए भी बेहतर संभावनाओं वाला एरिया है। कार्यक्रम में पंत ने नगरीय निकायों को सुदृढ़ करने की जरूरत जताते हुए रूटीन के मामले सरकार के पास नहीं आने चाहिए, इसकी बात कही। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि निकायों पर विश्वास जताते हुए ज्यादातर मामले उनके स्तर पर निस्तारण किया जाए। सरकार का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। दिव्यांगजनों को मिलेगी फ्री में इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर, इस डेट तक कर सकते हैं आप आवेदन। देखिए, राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों को नई सुविधा देने जा रही है। राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने में मददगार साबित हो रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि जयपुर जिले में आवासीय मांसपेशिया दुविकास ग्रसित विशिष्ट विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। योजना के पात्र आवेदक जल्द से जल्द आवेदन करें। दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर के लिए आवेदन पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के स्थानीय जिला कार्यालय और ब्लॉक स्थित कार्यालयों से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ मूल निवास और दिव्यांग प्रमाण पत्र सहित संबंधित कार्यालय में जमा करवाए जा सकेंगे। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ दांव पर लगी है। इन 7 दिग्गजों की प्रतिष्ठा किसकी सियासत रंग लाएगी, बताएंगे दोस्तों आपको बड़े काम की खबर। देखिए, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों के 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। इन 47 विधानसभा सीटों में 7 सीटें राजस्थान की भी है जहां उपचुनाव कराए जाएंगे। अब राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, जबकि इसका रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। वहीं राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ प्रदेश के 5 दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इन नेताओं में सबसे पहला नाम है किरोड़ीलाल मीणा का। जी हाँ, 200 लोकसभा सीट समेत 7 सीटों पर आम चुनाव के दौरान किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, जबकि 4 सीटों पर हार की वजह से किरोड़ीलाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब वहीं 200 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है तो किरोड़ीलाल मीणा के पास एक बार फिर से खुद को साबित करने का मौका है, जिससे किरोड़ीलाल मीणा अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों 200 सीट पर किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा एक बार फिर से दांव पर है। वहीं दोस्तों अब दूसरे नेता की बात की जाए तो वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे मशहूर नेताओं में से एक है और देवली, उनियारा और 200 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए इन दोनों सीटों को जितवाने की फिर से चुनौती होगी, क्योंकि उपचुनाव की तैयारी में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था कि सचिन पायलट किसी तरीके की चुनौती नहीं है। इस पर काफी बवाल भी हुआ था। वहीं सचिन पायलट ने भी खुलेआम मदन राठौड़ को जवाब देते हुए कहा था कि बीजेपी को मर्यादा में बोलना चाहिए। विधानसभा उपचुनाव में 2-2 हाथ होंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बता दें, सचिन पायलट को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसके बारे में हम आपको पहली खबर में बता चुके हैं। अब अगले नेता की बात की जाए तो वो है हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा। जी हाँ दोस्तों, खींवसर विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें खींवसर छोड़कर नागौर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, जबकि अब खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उनका दावा है कि उनकी पार्टी और उम्मीदवार इस सीट पर जीत हासिल करेंगे। हालांकि बीजेपी ज्योति मिर्धा, जो कई बार नागौर लोकसभा सीट और खींवसर विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल से हार चुके, इस बार खींवसर सीट पर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगले नेता की बात की जाए तो वो है राजकुमार राउत। जी हाँ दोस्तों, 84 विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार राउत ने जीत हासिल की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद ये सीट खाली हो गई। ऐसे में राजकुमार राउत के लिए प्रतिष्ठा का विषय है कि 84 सीट को फिर से बीएपी के खाते में डालना। हालांकि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर है, जबकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की भी प्रतिष्ठा 84 विधानसभा सीट से जुड़ी है और राजकुमार राउत से लोकसभा चुनाव में हार का बदला लेने का मौका भी है। सर्कस वाले बयान पर सियासत तेज, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले विधानसभा में मर्दों वाले बयान पर ठहाके लगाना सर्कस है। देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सर्कस वाले बयान पर राज्य के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। राठौड़ ने गहलोत सरकार की नीति और कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि असली सर्कस वो है जब करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की जाती है और उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सर्कस तब होता है जब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल हो जाती है, जनता के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाती और बार बार 5 सितारा होटलों में जाकर खुद को पुलिस सुरक्षा में घेर लेती है। राठौड़ ने गहलोत सरकार पर कटाक्ष करते हुए विधानसभा की
चर्चाओं को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के दौरान विधायक गर्व से ये कहे कि राजस्थान नंबर 1 है और इसे मर्दों का प्रदेश बताते हुए हंसी मजाक करे तो ये सर्कस है। सर्कस तब होता है जब केंद्र सरकार का चुनाव होते ही मात्र 4 महीने की सत्ता में रहते हुए आर्थिक मजबूती का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं होते। आवश्यक दवाओं पर 50% की बढ़ोतरी, अस्थमा और टीबी रोगियों पर सीधा असर। देखिए, भारत की औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी की घोषणा की। ये निर्णय अस्थमा, तपेदिक, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसी बीमारियों के इलाज के इस्तेमाल में ली जाने वाली दवाओं पर लागू होगा। इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य इन दवाओं की उपलब्धता को बनाए रखना है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने लंबे समय से दवाओं की कीमतों में वृद्धि की मांग की थी। कंपनियों ने कहा कि कच्चे माल की कीमतें, उत्पादन लागत और मुद्रा विनिमय दर बढ़ने से इन दवाओं का उत्पादन और बिक्री कठिन हो गई है। इसके कारण कुछ कंपनियों ने यह भी संकेत दिए कि अब इन दवाओं का उत्पादन बंद करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए लाभदायक नहीं है। उपभोक्ता आयोग ने लुफ्तांसा एयरलाइंस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। जोधपुर की डॉक्टर फैमिली को 8 साल पहले अटलांटा जाने से रोका था, पासपोर्ट में बताई थी खामी। देखिए, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से डच एयरलाइन से लुफ्तांसा पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। जोधपुर के डॉक्टर ने अपने परिवार के लिए अटलांटा जाने के लिए 3 टिकट बुक करवाई थी, लेकिन एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनकी पत्नी का पासपोर्ट कवर डैमेज होने का हवाला देते हुए उन्हें ट्रैवल करने से ही रोक दिया था। इसके चलते आयोग ने एयरलाइंस की गलती मानते हुए ब्याज समेत जुर्माना भरने को कहा है। धर्मसभा में फैसला, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। विद्वान बोले, नासा की गणनाओं को फॉलो करने वाले पंचांगों ने भ्रमित किया। देखिए, दीपावली मनाने की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस को दूर करने जयपुर में जुटे देश भर के विद्वानों ने सहमति से फैसला लिया है। दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। बीते दिन जयपुर के केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय विषय पर विशेष धर्म सभा आयोजित की गई थी। धर्म सभा के अनुसार 31 अक्टूबर को पूरे प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है उसमें अमावस्या रहेगी। इसके साथ ही अमावस्या का दर्श भाग भी इसी दिन प्राप्त हो रहा है। इसलिए 31 अक्टूबर को पूरे देश में दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। कुछ देशों में अलग व्यवस्था हो सकती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या आएगी। भारत और जितने भी पश्चिमी देश हैं उनमें 31 अक्टूबर को दीपावली होगी। विस्फोटक की मिली धमकी, जयपुर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, दमाम से लखनऊ के लिए उड़ान भरी थी। देखिए, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीते दिन इंडिगो एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान ने दमाम से लखनऊ के लिए उड़ान भरी थी। पायलट के पास विमान में विस्फोटक होने की सूचना पहुंची। इसके बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क कर विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। विमान की CISF ने घेराबंदी कर जांच शुरू कर दिया। विस्फोटक निरोधक दस्ते भी मौके पर पहुंच चुके थे। पाई स्कूल ओलंपिक्स में रजिस्ट्रेशन शुरू, इन खेलों में दिखा सकेंगे हुनर। देखिए, खेलों में स्कूली स्टूडेंट्स की प्रतिभा निखारने के लिए पत्रिका इन एजुकेशन यानी पाई एंड राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सहयोग से पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। ये 18 नवंबर से 23 नवंबर तक सवाई मानसिंह स्टेडियम के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, जूडो, खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल सहित 20 से भी अधिक गेम्स होंगे। विवादों के बीच जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने डॉक्टर जोधा, केंद्रीय मंत्री शेखावत से है ये कनेक्शन। देखिए दोस्तों, पिछले दिनों डॉक्टर जोधा को जयपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से अचानक हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। विभाग ने एक आदेश जारी कर डॉक्टर जोधा की जगह डॉक्टर भारती सारस्वत को प्रिंसिपल बना दिया। इस आदेश से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर आए थे। उस समय सियासी गलियारे में चर्चा चली थी कि केंद्रीय मंत्री शेखावत अपने जीजा को हटाए जाने से नाराज है। इसके बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से जब इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बयान दिया था कि ये फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय से हुआ।